आइए भाई, जोरों शोरों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। और आपका स्वागत है युवा पीढ़ी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जो है आप लोगों के लिए डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। और हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण सर्वोत्तम सीरीज 1.1 में। तो हमने हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक, पहला विषय, पहला अध्याय उठाया था, जिसका नाम था वर्णमाला। हमने वर्णमाला बहुत अच्छे से डिटेल में जाके बिल्कुल तरीके से समझ के कंप्लीट कर ली है। चीज़ों को समझा भी है, पढ़ा भी है, याद भी किया है। कुछ नियम थे, कुछ कानून थे, कुछ लॉजिक भी थे उसके अंदर। तो हमने हर तरीके से वर्णमाला को पूरी तरह से कंप्लीट करके अपने पास लिख लिया है और आपको समझा दिया है। मतलब आप लोगों ने लिख लिया है, मैंने समझा दिया है। तो अब हम उसी क्रम में, उसी श्रेणी में, उसी क्लास के साथ आगे बढ़कर चलते हैं संकेत चिन्हों के ऊपर। वर्णमाला में कुछ दिए जाते हैं संकेत चिन्ह, तो उन संकेत चिन्हों को लेकर बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स की भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो संकेत चिन्ह कई बार हमें कंफ्यूज कर देते हैं। कैसे इनको समझा जाए, कैसे पढ़ा जाए, क्या नाम होगा, कहाँ लिखा जाएगा, कैसे इसका उपयोग होगा। ठीक है, तो हम उन संकेत चिन्हों को आज पढ़ने के लिए रिवीजन करने आए। ये मतलब आप समझ लो कि संकेत चिन्हों का रिवीजन है आपके लोगों के लिए, कि भाई संकेत चिन्ह का एक बार रिवीजन हो जाए अच्छे से, और हर संकेत चिन्ह मिल जाए। 10 बार जितने भी है ना वर्णमाला के अंदर, सभी प्रकार के संकेत चिन्ह हमको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो हम उन्हीं संकेत चिन्हों के लिए क्लास लेकर आए स्पेशल संकेत चिन्हों वाली, ताकि आपका कंफ्यूजन हो जाए दूर, और आप हो जाए मशहूर। तो भाई संकेत चिन्हों वाली क्लास ले लेते हैं यहाँ पे। संकेत चिन्हों वाली क्लास। लो भाई, अब हम पढ़ेंगे संकेत चिन्ह। ओके, देखें अब हम संकेत चिन्हों को कौन कौन से कितने कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा स्वर में काम आएगा और कौन सा व्यंजन में काम आएगा। देखो भाई संकेत चिन्ह, देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको संकेत चिन्ह। एक ये होता है, एक इसके नीचे होता है ये। ठीक है, इस संकेत चिन्ह में एक ऐसे हलंत होता है, ऐसे करके, इससे पता लगता है कि ये व्यंजन आधा है। ठीक है, अब दोबारा से बनाए इसी को, तो ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। अब इसमें ही क्या होगा, एक यहाँ बिंदी होगी, एक यहाँ बिंदी होगी नीचे, एक यहाँ बिंदी होगी। ठीक है, इसी में आगे देखें तो एक ऐसे ऊपर निकला होगा। ठीक है, और देखें आगे एक इसके ऐसे नीचे होगा। अब इसमें देखा जाए तो एक इस साइड बना होगा ऐसा करके, ऐसे बना होगा। और देखा जाए तो एक ऐसे बना होगा बिंदी के साथ, और देखा जाए तो एक ऐसा बना होगा, केवल बिंदी होंगी उसमें, और एक में ये दो बिंदी भी होंगी। इतने संकेत चिन्ह है आपके लगभग, और कोई भूलूंगा तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले पढ़ते हैं इसको, इसे क्या कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, यह किसी भी स्वर, व्यंजन अथवा शब्द के ऊपर बनाया जाता है। यह किसी भी स्वर, व्यंजन अथवा शब्द के ऊपर बनाया जाता है इसको। तो अगर शब्द के ऊपर बनाए तो कहिए या और हा के ऊपर बनाए, का सा के ऊपर बनाए, भा के ऊपर बनाए, या हर चीज के ऊपर, इन सब के ऊपर बनाए ना, ये सब होते हैं ये वाले। तो इसको बोला क्या जाता है, तो इसको हम बोलते हैं शिरोरेखा। इसको शिरोरेखा बोला जाता है। ठीक है,
कैसे? जैसे छोटा आ बनाया, अब इसके ऊपर मान लो कोई डंडा नहीं है, तो क्या काम है फिर इसका? है, कोई डंडा ही नहीं है, तो बनाने वाला ऐसा बना देगा, क्या करोगे भाई? ऐसा बना देंगे हम तो बनाने को, हम ऐसा बना देंगे, ऐसा कर देंगे, है ना? तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ऐसा किया गया कि इनके ऊपर एक रेखा रखी गई, एक लकीर, एक डंडा रखा गया, जिसको बोलते हैं सिरो रेखा। अब किसी भी वर्ड के ऊपर, किसी भी व्यंजन, किसी भी अक्षर या शब्द के ऊपर इस सिरो रेखा को लिखा जाता है, और यही शुद्ध रूप होता है लिखने का। ठीक है, आप कुछ भी बनाओ उसके ऊपर यह डंडा लगाना ही लगाना है। हो गया। दूसरा देखते हैं, इसी सिरो रेखा के नीचे ये डंडा, और इस डंडे को बोलते हैं खड़ी पाई। क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। खड़ी पाई क्यों, इसका इस्तेमाल क्या है? तो आप ये देखो, ये है 4 4 5 5 और 22 27, नहीं 24 और 5 29 वर्णों के साथ प्रयोग किया जाता है। 29 वर्णों के साथ इसका उपयोग होता है। कैसे? 29 वर्णों में कैसे उपयोग होगा भाई, ये वो समझ लो। 29 या फिर 4 संयुक्त जुड़ जाएंगे तो 33 हो जाएगा। खड़ी पाई, ये जो खड़ी पाई है ना, ये सिरो रेखा के नीचे बनती है। ये सिरो रेखा इसके नीचे, और ऐसा नहीं कि बीचों बीच बनती हो, ऐसा नहीं है, ये तो गलत है। ये सही है। कैसे है? ये सिरो रेखा इसके पीछे की तरफ ऐसे बनती है, पीछे की तरफ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं खड़ी पाई। खड़ी पाई का काम ये होता है कि कोई भी वर्ण, कोई भी अक्षर, कोई भी व्यंजन आप बनाते हो, तो उसका एक छोटा सा रूप होगा, एक आकार होगा। ठीक है, उस आकार का कैसा होगा? जैसे मान लो हमें का बनाना है, तो का कैसे बनेगा? एक इधर एक इधर, ये का बनेगा। ठीक है, अब इस का को, इस अक्षर को या संकेत को हम का कैसे कहेंगे? क्योंकि ये किधर बना दिया, किधर बना दिया, इनको जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि जोड़ेंगे नहीं तो फिर कोई संकेत ही नहीं बना अपने लिए, है ना, कोई चिन्ह नहीं बना। तो संकेत बनाने के लिए इसके बीच में रखा गया ये डंडा, इसको बोला गया खड़ी पाई। तो इस प्रकार से ये बन जाता है का, और ये सिरो रेखा। ठीक है, और जैसे पा बनाना है, सा बनाना है, सा बनाना है, ला बनाना है, और भी कोई भी चा बनाना है, तो चा में ये देखो ये लगाना पड़ा हमको, सिरो रेखा भी और खड़ी पाई भी। तो इसका नाम ध्यान रखो, इसको बोलते हैं सिरो रेखा। जो ऊपर छत की जैसी, सिर के ऊपर रखी जाती, छत की जैसी होती है, उसको बोलते हैं सिरो रेखा। और जो खड़ी है बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की जैसी सीधी बीचों बीच, उसको बोलते हैं खड़ी पाई। ठीक है, इनके बाद में ले लें हम कौन सा, चारों पांचों बिंदी ले लें, 4 बिंदी ले लेते हैं, 4 बिंदियों को लेंगे। इसको एक बिंदी ऊपर, ये डंडी, एक बिंदी पीछे, एक इसके नीचे, एक आगे की तरफ, 4 बिंदियां आई हैं। चारों बिंदियों के नाम, इसका नाम होगा अनुस्वार, ऐसे पढ़ी जाती है। इसका नाम होगा पंचमाक्षर। पढ़ते हैं अंगा में। इसका नाम होगा उत्क्षिप्त। पढ़ते हैं इसको ऐसे। और इसका नाम होगा नुक्ता। इसको कहाँ पढ़ते हैं? का के नीचे, खा के नीचे, गा के नीचे, जा के नीचे, फा के नीचे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इनके ये नाम हो गए। ठीक है, ये ऊपर जो बिंदी रखी जाएगी वो अंग, मतलब इसको कैसे, ऐसे सूर्य रेखा के ऊपर, इसको कैसे, इसमें सूर्य रेखा के पीछे की तरफ। ठीक है, इसको कैसे, जस्ट बीच में नीचे, इसको कैसे,
आगे की तरफ। मतलब ऐसा तो बनने है, इनका स्थान हो गया ये, कोई आगे कोई पीछे कोई बीच में। थोड़ा दूर दूर बना देते हैं, एक श्रेणी में बनाएंगे एक लाइन से, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये अनुसार है, बीचों बीच बनेगा। ये उत्क्षिप्त है, सॉरी पंचमाक्षर है, ये पीछे की तरफ बनेगा। ये उत्क्षिप्त है, बीच में, बिल्कुल बीच में और नीचे की तरफ बनेगा। ये नुक्ता है, ये आगे की तरफ और नीचे की तरफ बनेगा। समझ गए? ऐसे बनेंगे ये इनके स्थान। अब अगर मतलब अपन को क्या करना है, कल्पना या काल्पनिक तौर पे एक लकीर बना लेते हैं, जिससे पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये किस साइड बनना है। ठीक है, ये पीछे की तरफ बनेगा, ये बिल्कुल नीचे, और ये आगे की तरफ। ये काल्पनिक रेखा है जो बताती है कि ये किस, कौन सा हिस्सा किस साइड बनने वाला है। इस तरीके से ये बनेंगे। इनका सबका नाम सही में आ गया, दोबारा लिख देता हूं इसको। अनुस्वार, इसको पंचमाक्षर, इसको उत्क्षिप्त, और इसको नुक्ता कहा जाता है। इसी क्रम में दो बिंदी और देखने को मिलेंगी ऐसे करके, और इन बिंदियों क्या कहा जाएगा, तो इन बिंदियों कहा जाएगा दोनों को विसर्ग। क्या कहा जाएगा, विसर्ग। और इनको इस तरीके से पढ़ा जाता है, आहा। अब इनका देख लो भाई तरीका, ये सूर्य रेखा, ये पीछे बाहर की तरफ, ठीक है, उनको बोला जाता है विसर्ग। दोनों बिंदियों को बोला जाएगा विसर्ग, किसी एक को नहीं। और ध्यान रखना, ये जो लिखा गया व्यंजन या जो कोई भी अक्षर है ना, उससे बिल्कुल बाहर जाएगा, आउटसाइड, बिल्कुल बाहर की तरफ। तब ये विसर्ग बनेगा। ये इसे सरल रेखा के अंदर नहीं होगा, सरल रेखा के बाहर की तरफ होगा, तब ये बनेगा विसर्ग। हो गए ये 5, 2 वो हो गए। अब क्या निकालना है हमें, चंद्र, चंद्र बिंदु ऐसे करके निकालना है ना। चंद्र ले लो, चंद्र बिंदु ले लो, चंद्र बिंदु, ये चंद्र ले लो। अब इसका क्या बोलेंगे भाई, पढ़ना क्या है बता देता हूँ ना। इसको बोलेंगे आगत या स्वनिम या चंद्र, इसको बोलेंगे चंद्र बिंदु या अर्ध चंद्र बिंदु। इसका उपयोग अंग्रेजी के शब्दों में होगा, इसका उपयोग हिंदी के शब्दों में होगा। ऐसी बनानी है, देखो ये सूर्यरेखा, इस सूर्यरेखा के जस्ट ऊपर बीचों बीच बनाना है, ऐसा जस्ट ऊपर और बिल्कुल बीचों बीच ऐसा बनाना है। इसमें बिंदी वगैरह कुछ नहीं रखना है, ठीक है। और ध्यान रखना बीचों बीच बनाने का, बताऊँ मैं, ये बस काल्पनिक रेखा है, इस रेखा कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। काल्पनिक रेखा इसके लिए कि इस काल्पनिक रेखा के जस्ट ऊपर आना चाहिए, मतलब बीचों बीच आना चाहिए, तब इसको बोला जाता है क्या, आगत चिन्ह। और अगला ये देखो, ये रेखा, इसके बीचों बीच ये ऊपर चंद्र आधा, और उसके अंदर ये बिंदी। इसमें भी काल्पनिक रेखा बना देता हूँ, एक काल्पनिक रेखा, जिससे पता लगेगा कि हाँ बीचों बीच ये मात्रा आने वाली है। इसको बोलते क्या है,
चंद्र बिंदु इसको बोला जाता है। ठीक है, और अगला अगला कोई देखना है तो एक तो पहले ये दिखा देते हैं आपको हम, फिर एक ये दिखा देते हैं, फिर इसके ऊपर इसको दिखा देते हैं और इसके नीचे इसको दिखा देते हैं। चार ही हो जाएंगे। इसको समझ लो बोलते हैं हलंत। इसको बोलते हैं पदेन रा। इसको बोलते हैं रैफ। ये ऋषि की मात्रा होती है, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे पढ़ा जाता है। व्यंजनों को आधा रूप में लिखने में प्रयोग होता है हलंत का। देखो अब इसकी काल्पनिक रेखा के साथ समझो, ये हुई स्वर रेखा और ये ऐसे हलंत। ठीक है, काल्पनिक रेखा क्या होगी, बीचों बीच, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच से लेंगे हलंत नीचे की साइड और वो भी दाईं तरफ। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच रेखा जाएगी और उस काल्पनिक रेखा के दाईं की तरफ घुमाना है, नीचे की तरफ झुका के, तो ये हलंत हो जाएगा। इसको इस साइड बाईं तरफ देखो काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखा। अब इसके देखो दो तरीके हैं। पहला तो ये पूर्ण रा होता है, दूसरा व्यंजन प्रयुक्त है। ये सभी प्रकार के व्यंजनों में, लोटने के में भी और खड़ी पई वाले में भी। ठीक है, अच्छा इस ऐसे ले लेंगे लोटने के लिए, तो ऐसे और ऐसे, तो फिर व्यंजनों में नहीं, खड़ी पाई वाले व्यंजन में प्रयुक्त। ध्यान रखना, हलंत जाएगा दाईं तरफ और ये पदेन रा आएगा बाईं तरफ। अब आते हैं रेफ पे। 1 2 1 2 3 4 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14। हाँ ठीक ही है, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। रेफ पे आते हैं। रेफ में भी इसमें रा होता है। देखो ये बनाया और ये भी काल्पनिक रेखा के साथ, इससे पता लगेगा कि बिल्कुल बीचों बीच इसका उपयोग किया जाएगा। जो वर्ण या व्यंजन या अक्षर लिखा गया है उसके बीचों बीच उसके ऊपर उपयोग होगा। ठीक है, रेफ रा, ये आधा रा होता है, खड़ी पाई या मध्य में लिखा खड़ी पाई के ऊपर या अक्षर के
बीचों बीच शिरोरेखा पर लिखा जाता है, ऐसा है। ये आधा घाव होता है, खड़ी पाई के ऊपर लिखते हैं या फिर अक्षर के बीचों बीच ऊपर लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल याद देता हूँ। ऊपर या बनाया दुर्योधन, तो देखो खड़ी पाई के ऊपर। ठीक है, और डा बनाया, टा बनाया तो इसके जस्ट ऊपर, गा बनाया तो इसके जस्ट ऊपर, ऐसे बनेगा अक्षर के बीचों बीच या खड़ी पाई के ऊपर। आगे की तरफ नहीं बनेगा, सीधी बात ये है। अब आते हैं इस रेसिपी पे। ये राधन ई होता है, ई। इसको काल्पनिक रेखा के साथ कैसे देखेंगे? बनाए काल्पनिक रेखा, बीचों बीच बनेगी बिल्कुल। इसको ऐसे कर दो तो ये चीज अलग हो जाएगी। इसका एक सिस्टम बना हुआ है कि ये खड़ी पाई के नीचे ही लिखा जाता है। इसको खड़ी पाई के नीचे लिखते हैं। किसको? ये वाले गा, इसी वाले गा को खड़ी पाई के नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब आता ये देखो दोनों साइड में डंडियां, एक दाएं साइड नीचे की तरफ, एक बाईं साइड नीचे की तरफ। अब इन दोनों का कैसे करेंगे हम, कैसे समझेंगे इन दोनों को? देखो भाई कैसे, इन दोनों को समझने के लिए इसको हम बोलते हैं हलंत, इसको हम बोलते हैं पदेनगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? पदेनगा। इसका उपयोग क्या होगा? लोटनिक व्यंजनों के नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? लोटनिक व्यंजनों के नीचे। टा, ठा, डा, ढा, हा। हा में तो आता है लेकिन हा में दोनों नहीं आते। ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, और इनके अलावा कौन सा बनेगा लोटनिक? 4 हो गए, 9 होते हैं टोटल। अब फिर गा बनता है, लेकिन गा में भी इसका इस्तेमाल नहीं होगा, ये खुद ही गा है। तो अब लोटनिक आप 9 प्रकार के 9 होते हैं लोटनिक। उनको आप जब एक बार लिखेंगे हम, या आप लिखो तब देख लेना, 9 होते हैं कुल मिला के। इसका देख लो, लोटनिक व्यंजनों के नीचे इसको लिखा जाता है। और कोई सही लोटनिक हो, ज़्यादातर ये टा, ठा, डा, ढा के नीचे ही आता है, और ज़्यादा किसी के नीचे नहीं आता। ठा के नीचे आएगा तो संस्कृत के शब्दों में आएगा तत्सम में, टा के नीचे आ जाएगा, डा के नीचे आ जाएगा तो हिंदी में आ जाएगा, ठा के और ढा के नीचे आएगा तो संस्कृत में या तत्सम में आएगा। ज़्यादातर हिंदी में देखना है तो टा के नीचे देख लो, डा के नीचे देख लो, हो जाएगा। इसको अब लिखना है भाई। अब इसको देखो काल्पनिक रेखा बना के लिखना है। ये अब बनाई काल्पनिक रेखा बीचों बीच। ये मान लो टा बनाया या डा बनाया, तो डा बना के ये बीचों बीच ले लेंगे इसको, ये इस तरीके से। अगर इस तरीके से लेते हैं ना तो जोड़ देते हैं। ये देखो, ये टा जोड़ दिया, समझ गए? इस प्रकार से देख लो कितने हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 प्रकार के आपके पास क्या हो गए? ये वर्णमाला के संकेत चिन्ह।
जो स्वर में भी काम आते हैं और व्यंजन में भी काम आते हैं। स्वर में कौन कौन से काम आ जाते हैं, तो देखो ये स्वर व्यंजन दोनों में, स्वर व्यंजन दोनों में, ये ऊपर जो अनुस्वार है ये सिर्फ स्वर में, मतलब अयोगवा में, स्वर में नहीं अयोगवा में। ये पंचमाक्षर व्यंजन में, उत्क्षिप्त व्यंजन में, आगत व्यंजन में, व्यंजन में नहीं नुक्ता में, नुक्ता को इस्तेमाल करते हैं आगत में, कोई स्वर व्यंजन नहीं। विसर्ग अयोगवा में, आगत आगत में ही होगा जो अंग्रेजी शब्दों में होता है। चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु होगा तुम्हारा उसमें अनुनासिक, अनुनासिक में होता है ये, इसको लिखा नहीं है अनुनासिक, लिख देते हैं, इसको अनुनासिक में काउंट किया जाता है भाई। ये हिंदी के शब्दों में इस्तेमाल होगा। देखने को मिलेंगे ये तीनों उसी में, अनुस्वार, विसर्ग, आगत और ये चंद्र बिंदु, ये मिलेंगे तुमको देखने को स्वर में ही ज्यादातर। फिर हलंत आता है, केवल व्यंजनों में काम आएगा, पदेन का व्यंजनों में, ये व्यंजनों में, ये व्यंजनों में और ये भी व्यंजनों में, मतलब इधर वाले सारे सारे व्यंजन में, इधर मिक्स है, कुछ स्वर के हैं, कुछ व्यंजन के, कुछ दोनों के हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो क्लास थी संकेत चिन्ह वाली क्लास, तो संकेत चिन्ह वाली क्लास ये थी। आपके पास वर्णमाला के अंदर 14 प्रकार के संकेत या चिन्ह मिलते हैं, संकेत चिन्ह जिसे बोला जाता है। इन संकेत चिन्हों को पढ़कर आपकी वर्णमाला थोड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी बारी हमें समस्या जो जहाँ होती है ना, वो यही शब्द होते हैं, यही संकेत चिन्ह होते हैं जहाँ पर हम फंसते हैं और समस्या हमें पैदा होती है। ठीक है, तो इन्हीं संकेत चिन्हों को आप एक बार ढंग से देख लेना, पढ़ लेना, लिख लेना, तो आपका काम आ जाएगा रिवीजन करने के लिए, बाद में पढ़ने के लिए, है ना, रिवाइज करोगे तो उसमें काम आ जाएगा। तो ये होते हैं सारे सारे संकेत चिन्ह जो वर्णमाला के अंदर होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा कोई होगा शायद नहीं होगा, होगा भी तो मैं आपको किसी वीडियो में बता ही दूंगा। ठीक है, तो बस ये हो गया संकेत चिन्ह। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, बांट देना, भंडार कर देना उस वीडियो का, वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब का बटन ठोक देना। कोई समस्या हो, कोई गलती मुझसे हुई हो या कुछ पूछना हो तो सीधा कमेंट बॉक्स में आ जाना, अपन बैठ के बातें कर लेंगे। और कुछ आपका कुछ ऐसा जेन्युइन डाउट होगा तो किसी वीडियो में आपके डाउट को रिसॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहना हमारे साथ और बांटते रहना हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को, और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। वालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। खत्म, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब, एक लाइक, भाई लाइक करे, फॉलो करे, शेयर करे। क्या चाहिए बदले में हमें? बस एक प्यारा सा लाइक। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ, मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, हाथ जोड़ के विनती है।